नमस्कार। सिटी चैनल के दर्शकों की सेवा में एक बार फिर अपनी लोकप्रिय धारावाहिक हेल्थ केयर के साथ मैं सतीश अग्रवाल उपस्थित हूं। मित्रों, इस श्रृंखला के माध्यम से हम हमारे जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उस पे एक्सपर्ट के साथ बातचीत कर उनका मार्गदर्शन हासिल करते हैं। क्योंकि कोविड महामारी चल रही है और इसलिए हम प्रत्यक्ष में स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट के साथ बैठ के बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए चैनल के प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदू सोजेतिया जी ने यह व्यवस्था की है कि हम हमारे दूर बैठे एक्सपर्ट के साथ मार्गदर्शन हासिल कर सकते हैं। सितंबर का महीना न्यूट्रिशन मंथ यानी पोषक महीने के रूप में मनाया जाता है और हम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं कि आज इस विषय पर हमने जिन विशेषज्ञों को बुलाया, पहले मैं आपसे उनका परिचय करा दूं। आज हमारे साथ मुंबई के वरिष्ठ बाल रोग चिकित्सक डॉक्टर बकुल जी पारेख सर है। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते। डॉक्टर बकुल जी पारेख का अगर एक लाइन में परिचय देना हो तो पूरे भारत के 35,000 बाल रोग विशेषज्ञों की संस्था होती है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। सर उसके अध्यक्ष हैं और उन्होंने इतिहास बनाया कि ये उसके निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। अपने सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में पूरा लोगों का स्नेह, मान और प्यार हासिल कर सर सबके चहेते बने हुए हैं। सर, विषय की ओर मुड़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि पोषण सप्ताह है और ऐसा माना जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन, और आज के बच्चे आगे के नागरिक बनेंगे, तो बच्चों के आहार के बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया ये पर्टिकुलर टीवी चैनल पे, और सबको मेरा प्रणाम। बच्चों का आहार हम लोग जो सलाह देते हैं माँ बाप को, उसमें हम पहला बोलते हैं कि जन्म के पहले 6 महीने में बच्चों को सिर्फ स्तनपान कराएं। उसके बाद में उसकी बढ़ती जरूरत के हिसाब उसके पूरक आहार की जरूरत होती है, और यह पूरक आहार उसके एडिशनल रिक्वायरमेंट और आहार में जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होते हैं उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक होता है। और इस पूरे समय में बच्चों को 2 साल तक स्तनपान करा सकते हैं और कराना भी चाहिए। यानी हम बोलते हैं कि जैसा डिलीवरी हो गया है तो पहले 1 घंटे के अंदर अंदर स्तनपान चालू करना चाहिए और 2 साल तक चालू रखना चाहिए। लेकिन 6 महीने तक वो स्तनपान उसके लिए जरूरी पूरक जो रहता है रिक्वायरमेंट वो सब पूरी करता है। लेकिन 6 महीने के बाद थोड़े से और पूरक आहार की जरूरत रहती है। तो पहला 6 महीना खाली स्तनपान, बाद में स्तनपान 2 साल तक, और उसके साथ साथ पूरक आहार का एडिशन करना 6 महीने के बाद। तो मित्रों, ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चे का जो विकास होता है, ग्रोथ होता है, तो सबसे पहले तो माँ के पेट में होता है। अगर उसी समय उसकी अच्छी देखभाल की जाए, वजन अच्छा हो, तो उम्र भर उसका वजन अच्छा हो सकता है। और उसके बाद पहला जो ग्रोथ स्पर्ट होता है पहले साल में होता है। तो सर की ऐसी सलाह है कि इसमें से पहले 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग या सिर्फ और सिर्फ स्तनपान होना चाहिए, उसमें और कुछ नहीं देना चाहिए। और 6 महीने के बाद में उसे पूरक आहार यानी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देना चाहिए। सर, तो ये 6 महीने क्यों निर्धारित किए, उसके पहले या बाद में क्यों नहीं? ये एक रिसर्च के जरिए हमको पता चला है कि पहले 6 महीने में जो भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता है वो सिर्फ स्तनपान से उसे पूरी होती है, और उसके साथ साथ बच्चे को इम्यूनिटी भी मिलती है, प्रतिकारक शक्ति भी मिलती है। इसके लिए इस पीरियड में खाली माँ का दूध पिलाना चाहिए, और 6 महीने के बाद उसके मुंह के मसल्स और उसके नर्व्स डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से उसका सकिंग और सोलोइंग थोड़ा इजी हो जाता है, और उसका जबड़ा जो सकिंग करने के लिए ऊपर नीचे करना चाहिए वो भी शक्य बनता है। इसके साथ साथ बच्चे का दांत भी, पहला दांत 6 महीने से लेकर 18 महीने में कभी भी आता है, तो 6 महीने के बाद दांत का आना भी जरूरत हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को चबाने की क्षमता भी बढ़ती है। और उसी के साथ साथ बच्चे की डाइजेस्टिव प्रक्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम भी डेवलप होती है, और इस वजह से उसको जब भी अलग अलग पदार्थ दिए जाए माँ का स्तनपान के सिवा, वो भी उसको पचन करने की क्षमता बढ़ती है। तो ये ध्यान में रखते हुए 6 महीने के बाद, क्योंकि उसकी एक रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो उसको पूरा करने के लिए जो पूरक आहार देना चाहिए वो डाइजेस्ट करने की शक्ति भी बढ़ती है, और प्लस वो जड़बा अपना ऊपर नीचे कर सकते हैं, दांत भी आने की शुरुआत हो जाती है। और ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के, और उसके साथ साथ एक और भी
रिफ्लेक्स डेवलप होता है, जिसको हम लोग हैंड टू माउथ रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो हाथ में जो भी कुछ दिया वो मुंह के पास लेके जाता है बच्चा। तो इसका भी फायदा उठाते हुए बच्चे को ऊपर पूरक आहार 6 महीने के बाद देना चाहिए। दूसरी बात कि 6 महीने के बाद बच्चा जब भी चालू करते हैं तभी अलग अलग टेक्सचर्स का भी प्रयोग करना चाहिए, कि जिसकी वजह से बच्चे को एक वेराइटी मिले, अलग अलग स्वाद, अलग अलग टेक्सचर। इसका शुरुआत हो, पहला समझो थोड़ा ज्यादा लिक्विड हो, बाद में थोड़ा सा और कोर्स हो, बाद में पूरा कोर्स हो। तो ये ध्यान में रखते हुए बच्चे का पूरक आहार 6 महीने के बाद नक्की करते हैं। तो सर इससे संबंधित जो प्रश्न है कि 6 महीने के पहले क्यों नहीं और 6 महीने के बाद में क्यों नहीं, अगर समझो आगे शुरू किए तो क्या नुकसान है या पहले शुरू किए तो क्या नुकसान है? हाँ, तो 6 महीने के पहले जैसे मैंने बताया कि रिसर्च ने बताया है कि स्तनपान हर एक चीज की उसकी जो आवश्यकता है न्यूट्रिशन को पूरे करता है। उसमें कोई बाहर से अलग चीज देने की जरूरत नहीं है। और बाहर से अगर कुछ देना चाहे तो वाटी, चम्मच या बोतल का प्रयोग करना पड़ता है, जो भी योग्य नहीं, क्योंकि उसकी वजह से निपल कंफ्यूजन होता है। क्योंकि बाहर का आप कुछ दो तो बोतल से या चम्मच से दिया तो बच्चे को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन माँ का जब स्तनपान करता है तब उसकी निपल थोड़ी हार्ड होने से उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और ह्यूमन नेचर ऐसा है कि जहाँ कम मेहनत करना पड़े वहां जाए। तो ये निपल कंफ्यूजन अवॉइड करना चाहिए एक, और दूसरा उसको आवश्यकता नहीं है ऊपर का पूरक आहार देने की। लेकिन 6 महीने के बाद जो भी स्तनपान के अंदर जो चीजें मिलती है, न्यूट्रिशन मिलता है, वो उसकी ग्रोथ के लिए सफिशिएंट नहीं है। और इसके लिए पूरक आहार की जरूरत है 6 महीने के बाद। और जैसा मैंने बताया कि 6 महीने के बाद उसका डाइजेशन पावर भी बढ़ता है, उसको एक चबाने की या जरबा हिलाने की शक्यता भी बढ़ती है, और प्लस उसका हैंड टू माउथ रिफ्लेक्स भी डेवलप होता है। तो ये सब चीजों में ध्यान में रख के 6 महीने के बाद पूरक आहार चालू करना चाहिए, और 6 महीने के पहले खाली माँ का दूध चालू करना चाहिए। तो मित्रों, सर ने एक हमें बड़ी आश्वस्त करने जैसी चीज कही है कि पहले 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ स्तनपान कराना चाहिए, और इसके लिए हमें कोई पैसे खर्च नहीं करना है, और इसके लिए हमें कहीं बाहर से कोई लाने की जरूरत नहीं है। सर इस समय में स्तनपान जब करा रहे तो जैसे मैं शब्द बताया कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी कुछ नहीं देना चाहिए, तो इस समय कोई टॉनिक या कोई दवाई की जरूरत होती है क्या? नहीं, मेरे ख्याल से जो स्तनपान के अंदर जो कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन और बाकी के जो विटामिन और बाकी के इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सब चीजें जितनी जरूरी है सब स्तनपान के जरिए मिल जाती है। ऑन द कंट्री कैल्शियम और फास्फोरस का रेशियो भी जो आइडियल रेशियो है, जिसकी वजह से उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। फिर भी अभी अभी लेटली लोग बोलते हैं कि विटामिन डी बच्चे को थोड़ा ऐड करना चाहिए, पर बाकी जो विटामिन या कैल्शियम हम देते हैं वो एकदम शुरुआत में देने की जरूरत नहीं रहती है, और माँ का दूध काफी बच्चे के लिए संपूर्ण आहार देता है, तो और कोई चीज की जरूरत नहीं। तो मित्र, एक तरह से सर ने ऐसा कहा कि हमारा बाकी का खर्चा जो हम दवाई पे या तथाकथित टॉनिक पे बोल रहे हैं वो भी बचा दिया हमारा। तो इस तरह से जब बच्चा स्तनपान पे है तो उसे सिर्फ और सिर्फ स्तनपान कराना चाहिए। सर आप कह रहे हैं कि 6 महीने के बाद उसको पूरक आहार देना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि आहार कैसा होना चाहिए, इसे देने के नियम क्या हैं? हाँ, तो जब पूरक आहार जो है, एक तो घर में जो चीजें बनती है उसी को पतला करके और जो बच्चे को ले सकते हैं वो हिसाब का उसका पतलापन बना के उसको दे सकते हैं, या फिर उसके लिए एक स्पेशल आहार बनाना रहता है जो बच्चे के लिए लेना एकदम माफक रहता है और इजी रहता है, जैसे कि सूजी है, दलिया है या खीर है। लेकिन जो परिवार का भोजन होता है उसे पतला करके जैसे ग्राइंड करके एकदम प्री डाइजेस्टिव फॉर्म में लाके फिर वाटी चम्मच से उसको हम दे सकते हैं, बोंडला यूज करके दे सकते हैं। और उसको एक ही आहार कंटिन्यूस देते रहेंगे तो बच्चे को आहार फिर पसंद नहीं पड़ेगा आगे जाके। जैसे हम लोग भी एक ही चीज बार बार खाएंगे तो हमको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा चेंज चाहिए, तो वैसे बच्चे का भी पूरक आहार जो है बदल करना चाहिए, जिसकी वजह से उसके अंदर इंटरेस्ट बना रहे। और हर एक बड़े लोग को जैसा पसंद नापसंद है बच्चे को भी पसंद नापसंद रहता है, तो ध्यान में रख के उसके जो पसंदीदा चीज है वो उसको देनी चाहिए, कि जिसमें उसको जो भी पूरक आहार की जरूरत है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब चीजों की उसको मिलावट होनी चाहिए। जो प्योर वेजिटेरियन है उसको तो दाल और चावल जमा किया और उसको ग्राइंड करके दिया तो उसमें पूरा इसेंशियल अमाइनो एसिड मिल जाता है। तो नॉन वेज खाते हैं उसको अंडा या थोड़ा सा सूप, मटन सूप वगैरह बना के दिया जब थोड़ा बड़ा हो जाए, तो उससे भी उसको प्रोटीन्स और बाकी की चीजें मिल जाती है। तो ऐसा पूरक आहार अलग अलग देना चाहिए जिससे बच्चा उसको पसंद करे। दूसरा, कभी भी बच्चे को कोई चीज पसंद नहीं है और हम लोग को लगता है कि उसको देना ही चाहिए, माँ को लगता है कि इतना खाना चाहिए, इतना देना चाहिए, और फिर वो जबरदस्ती करती है। तो जैसा मैं हमेशा मेरे माँ बाप को बोलता हूँ, बच्चे के माँ बाप को बोलता हूँ कि अगर आपका कोई एटमोस्फियर अनप्लेजेंट हो
कि जहाँ लड़ाई झगड़ा हो तो आप वहां जाना पसंद नहीं करेंगे। वैसा बच्चे को भी अगर हम लोग जबरदस्ती करें या उसको नापसंद चीज खिलाने के लिए आग्रह रखें तो बच्चा कभी भी आपके पास नहीं आएगा, आपसे दूर भागेगा। तो इसके लिए एक तो उसको जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, दूसरा उसको जो पसंद चीजें है वो पसंद चीजें देनी चाहिए, तीसरा जो है कि आहार बदल बदल करते रहना चाहिए जिससे उसका उसके अंदर रुचि बनी रहे। और एट द सेम टाइम इट शुड बी बैलेंस फूड, यानी कि उसको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, चावल दाल खिचड़ी जो भी है वो सबका कॉम्बिनेशन देना चाहिए। और उसके लिए जो स्पेशल बनाते हैं खाना, जैसा कि मैं बोला आपको दलिया या सूजी या खीर, वो आप अलग से इन बिटवीन दे सकते हैं। और दूसरा टेक्सचर, जैसा मैं पहले भी बताया कि टेक्सचर भी बदली करते रहना चाहिए, उसका प्रेजेंटेशन भी अलग होना चाहिए, प्रेजेंटेशन भी थोड़ा प्लेजेंट होना चाहिए, जैसा देखने से बच्चे को उसकी तरफ अट्रैक्शन हो और वो हिसाब से दिया जाए। तो ये सब चीजें ध्यान में रख के अगर हम लोग पूरा आहार देंगे तो हम लोग सक्सेसफुल रहेंगे। तीसरी बात है कि कई बार मैंने देखा है कि माँ बाप उसका हाथ पैर पकड़ के उसको मुंह खोल के जबरदस्ती खाना ठोसने का ट्राई करते हैं, फिर बच्चा उल्टी करेगा या तो पेट में दर्द होता है ऐसा बोलेगा और दूर भागेगा। तो ये चीजें जबरदस्ती करने का जो काम है वो अवॉइड करना चाहिए। फिर कई माँ को ऐसा लगता है कि एक चपाती या दो चपाती तो खानी ही चाहिए, इतना तो चावल दाल खाना ही चाहिए, इतना तो चीज क्वांटिटी वो नक्की करती है माँ, लेकिन मेरे हिसाब से वो बच्चे के ऊपर छोड़ना चाहिए। उसको अगर भूख है तो खाएगा, अगर भूख नहीं तो नहीं खाएगा। बड़े लोग पेट भर के बाहर निकलेंगे, पानी पूरी दिखाई देगी तो खा लेंगे, लेकिन बच्चे का ऐसा नहीं है। बच्चे को भूख लगी तो कुछ भी करके वो खाएगा और भूख नहीं लगी तो कुछ भी आप करो वो नहीं खाएगा। तो ये सब चीजें ध्यान में रख के अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या पूरक आहार की प्रोसीजर रखेंगे तो आप सक्सेसफुल रहेंगे और बच्चा आपके पास आते रहेगा। जबरदस्ती करोगे तो आपसे दूर भागेगा। मैं जो प्रश्न पूछना चाहता हूँ उसका आपने उत्तर दे दिया कि कई बार हमसे पालक पूछते हैं कि जैसे अगर मैं खीर दे रही हूँ तो खीर देते समय उसे 1 चम्मच दूं या आधी कटोरी और खाना चाहता हूँ मैं पूरी कटोरी, को नुकसान तो नहीं होगा? तो आपने उसका उत्तर दिया जितना बच्चा खाना चाहे उतना ही देना है और उससे साथ जबरदस्ती नहीं करना है कि माने और अगर घर सबसे पे महत्व तो क्या है कि हाँ, सबसे महत्व का तो है कि बच्चा एक्टिव है तो हेल्दी है। वो कम खाए ज्यादा खाए, पतला दिखे मोटा दिखे, वो महत्व का नहीं। लेकिन बच्चा अगर एक्टिव है तो उसका मतलब कि बच्चा हेल्दी है, उसको जितनी ताकत चाहिए उतना वो जो खाता है उसमें मिल जाता है उसको। तो आपने एक दूसरे प्रश्न का भी उत्तर दे दिया कि बहुत बार माओ में ये एक कंपैरिजन तुलना होती है कि मेरी जेठानी का बच्चा है, मेरी ननद का बच्चा, वो 1 महीना छोटा है लेकिन उससे ज्यादा मोटा दिख रहा है। तो शायद सही मैं कहा आपने। हाँ, तो माँ के रूप में मैं क्या कमजोर तो नहीं पड़ रही हूँ? तो आपने बताया हाँ। कि अगर वो एक्टिव है, अच्छे से खेल कूद रहा है, तो वो 1 किलो वजन कम भी रहा तो वो ज्यादा हेल्दी है। हाँ, क्योंकि माँ बाप को लगता है कि बच्चा चबी रहना चाहिए, गाल फूले हुए होने चाहिए, मोटू दिखना चाहिए, और ऐसा आपने बताया जैसे कंपैरिजन भी करते हैं, बाजू वाले का बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है। तो ये सब चीजें गलत है। अगर एक्टिव है तो हेल्दी है। बहुत बार ये प्रश्न पूछने में आता है कि जैसे अभी जो माएँ हुई वो जो इंटेलिजेंट होती है, नेट सर्चिंग करती है और उसमें ऐसा बताते हैं कि हरी सब्जियों में ये चीजें ज्यादा है, गाजर में चीजें ज्यादा है, फलों में चीजें ज्यादा है, तो वो बच्चों को जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करे और बच्चा नहीं खाता है। ऐसे में आप क्या सलाह देंगे? तो एक बात तो सही है कि हर एक कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देना चाहिए, जिसकी वजह से उसको हर एक प्रकार के विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स मिल जाए। और इसके लिए माँ ने प्रयत्न जरूर करना चाहिए। उसके पीछे पीछे घूमो, मस्का मारो, और आपका नसीब रहा तो एक दो घास वो खा भी लेगा। लेकिन नहीं खाया तो जबरदस्ती कभी भी नहीं करना है, क्योंकि जबरदस्ती करेगा तो जो खाता है वो भी नहीं खाएगा। और दूसरी बात है कि कई बार एक पर्टिकुलर चीज, जैसा कि आपने बताया हरी भाजी या वेजिटेबल्स या फ्रूट देना जाओ और बच्चा नहीं खाता है, तो उसका प्रिपरेशन अलग अलग प्रकार से बनाओ, उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज करो, खट्टा मीठा जैसा बच्चे को पसंद है वो हिसाब से उसका बनाओ प्रेजेंटेशन, और फिर देने का ट्राई करो, तो बच्चा खाएगा, जरूर खाएगा। सर, एक कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि जिन घरों में मिर्ची ज्यादा खाई जाती है, तेज खाना होता है, तो वो बोलते हैं हमारा बच्चा खाता नहीं है, और जहाँ पर कम तेज मिर्ची खाई जाती है तो बोले बच्चे को तेज खाना पसंद है। तो ये उनके लिए नुकसानदायक है क्या? हम्म तो ऐसा है कि मैं एक चीज मानता हूँ कि आप जो कल्चर में बड़े हो, तो आप जो फैमिली में बड़े हो, तो फैमिली डाइट यानी फैमिली बास्केट, अगर मैं तो माँ को बोलता आपको याद नहीं है तो आप सोचो कि आपने क्या खाया सुबह से और कैसा खाया, तीखा मीठा खट्टा, और वो हिसाब से आप बच्चे में कोशिश करें। क्योंकि अगर साउथ इंडियन को आप बोलो कि आप पालक पनीर खाओ तो वो नहीं उसको सूट होगा। तो जो अपना एक फैमिली का डाइट है उसी के जरिए बच्चे को उसका कल्चर ध्यान में रख के उसको देना है। और दूसरी बात कि जैसा बच्चे को कोई कोई चीज, जैसा फिर भी भले घर में टिक्का खाते हो लेकिन बच्चे को पसंद नहीं है, या तो बच्चा उससे उसको अच्छा नहीं लगता है, उसकी तबीयत खराब होती है, तो वो चीज अवॉइड करनी चाहिए। जबरदस्ती तीखा खाना ही चाहिए या मीठा खाना ही चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। उसको जो पसंद है वो टेस्ट बना के और उसका प्रेजेंटेशन बना के उसको देना चाहिए। तो आपने कहा कि उसकी पसंद नापसंद का पूरा ख्याल रखना है, लाइफ स्टाइल का पूरा ख्याल रखना है, तो क्या खाना चाहिए कितना, ये पालक नहीं बल्कि बच्चा डिसाइड करेगा। और बराबर। जैसे आपने बताया कि फैमिली या कल्चरली एक्सेप्टेबल फूड देना चाहिए,
तो जो अगला प्रश्न आता है कि भाई जैसे कई लोग जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं और उन्होंने किताबों में पढ़ा रखा है कि अंडे में बहुत ज्यादा प्रोटीन्स होता है, तो उससे तो हम्म हमारे घर में तो नहीं चलता, लेकिन आप कहें तो बच्चों को दे देंगे, इस हम्म। बारे में क्या नहीं कहेंगे? तो ऐसा जबरदस्ती कोई नॉनवेज देने की जरूरत नहीं है। हाँ, दूध, एग्स, फिश, उसमें फर्स्ट क्लास प्रोटीन है। फर्स्ट क्लास प्रोटीन में उसका अंदर इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। लेकिन यही चीजें हम लोग वेजिटेरियन डाइट में भी दे सकते हैं, जैसा कि सीरियल्स, गेहूं, चावल, तो उसके अंदर लाइसिन नहीं है। या पल्सेस, जैसा कि मूंग है, दाल है, तूर की दाल, मूंग की दाल, तो उसमें मिथियोनिन नहीं है, जो दोनों इसेंशियल अमाइनो एसिड है। लेकिन अगर दोनों को जोड़ा जाए तो पूरा अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस है मिल जाती है, और उसके जरिए उसको हाई क्वालिटी प्रोटीन भी मिल जाता है। तो ऐसा नॉन वेज जरूरी नहीं कि वो देना ही चाहिए और उसी से ताकत मिलेगी। तो आपने हमारे बहुत सारे पालकों को आश्वस्त कर दिया है कि अगर हमारे घर में, हमारे समाज में जो चीजें नहीं चलती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल साइंस के हिसाब से उन्हें देना जरूरी नहीं है, बल्कि अगर कोई चीज में कोई कमी है तो उसको दूसरी चीज के मिला के उस कमी को हम पूरा कर सकते हैं। और बराबर वेजिटेरियन फूड में ऐसी बहुत सारी वैरायटी है, विविधता है कि जिसको हम अलग अलग, जैसा आप कह रहे हैं कि टेक्सचर और कलर और स्वाद के साथ उसको मिला सकते हैं, साथ में उसके जो एसेंशियल अपना कंपोनेंट्स है उसको हम पूरा कर सकते हैं। बराबर। और और मित्रों, दूसरा एक चीज बोलना जी, चाहूंगा कि ये टीन फूड वगैरह भी अवॉइड करना चाहिए। जो प्रोसेस फूड है, टीन फूड है, वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे की आदतें खराब होती है एक। और दूसरा, उसका जो चबाने का और ये सब जो मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उसके बाकी के जड़बे, दांत वगैरह की भी डेवलपमेंट थोड़ी अधूरी होती है। डाइजेस्टिव जूसेस भी हम लोग चबाना चालू करें तो डाइजेस्टिव जूसेस, सलाइवा वगैरह सीक्रेट होता है, जो प्रोसेस फूड में नहीं होता है। इसलिए हमेशा होल ग्रेन फूड और होल फ्रूट और ओरिजिनल मटेरियल जो है, ओरिजिनल खाना है, वही उसको पतला करके या पेस्ट जैसा बना के देना चाहिए। प्रोसेस फूड नहीं देना चाहिए। तो मेरा अगला प्रश्न ये था, कई बार जो विज्ञापन दिखाए जाते हैं इसमें एक बहुत ही छवि बच्चे का और एकदम हृष्ट पुष्ट बच्चे का चित्र दिखाया जाता है, तो बहुत सारे हम्म पालक उसके ओर आकृष्ट होकर वो जो डब्बाबंद फूड होता है या जितने हम्म। बरसों चला है ऐसे टिन फूड देते हैं। देना चाहिए नहीं, और क्यों देना चाहिए? तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। अगर माँ देख लिया कि भाई डब्बे पे बच्चा इतना चबी दिखता है तो मेरा बच्चा भी वो खा के चबी हो जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि जो मार्केटिंग एजेंसीज है वो बहुत होशियार है। वो डब्बे पे जो फोटो दिखाते हैं 9 महीने के नीचे वाले बच्चे का दिखाते हैं, क्योंकि जो बेबी फैट रहती है गाल में, चबी चीक्स वगैरह, वो उसी उम्र तक रहती है। 9 महीने के बाद जो है बेबी फैट डिसअपियर होना चाहती है और गाल बैठ जाता है। आप देखा होगा कि बच्चा 1 साल के बाद ऊंचाई बढ़ती है लेकिन पतला दिखने लगता है, हड्डियां दिखने लगती है, और माँ बाप डॉक्टर के पास भाग के जाते, करे बच्चा पहला खाता था अभी नहीं खाता। तो ऐसा जरूरी नहीं कि पहला खाएगा वो अभी खाएगा ही। उसके भी टेस्ट चेंज होते हैं, उसकी भी रिक्वायरमेंट चेंज होती है, उसकी भी ग्रोथ, पहला साल में ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट होती है, इसलिए ज्यादा जरूरत रहती है, लेकिन 1 साल के बाद ऊंचाई ज्यादा होती है। तो वो डिमांड और सप्लाई एक, और जो जरूरी नहीं है वो बच्चा खाएगा ही नहीं, एक दूसरा। और तीसरा, जो डब्बे पे फोटो दिखाते हैं उसके वजह से आपने वो उसके तरफ आकर्षित होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। बाकी बच्चा एक्टिव है, भले पतला रहे तो भी हमको खुश रहना चाहिए। और डब्बे का फूड और टीन फूड तो कभी नहीं देना। मित्र सर ने बहुत महत्वपूर्ण 2 बातें बताई है कि जब बच्चों को हम पूरक आहार दे रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स फीड दे रहे हैं, तो ये एक बहुत ही प्लेजेंट, आनंददायी वातावरण होना चाहिए। वो वार लाइक सिचुएशन यानी युद्ध की स्थिति नहीं होना चाहिए कि हमको इतना खिला के हमको जीतना ही, ऐसा काम नहीं होना चाहिए, बल्कि माँ और बच्चे दोनों के लिए प्लेजेंट होना चाहिए। और दूसरी बात कि जो चीजें दिखाई जा रही है उस पर आप आकर्षित न हो। 1 साल के बाद में बच्चे की फिजिकल ग्रोथ अपेक्षाकृत कम होती है, बल्कि मेंटल ज्यादा होती है, तो बच्चे की ऊंचाई बढ़ती है, उसका वजन नहीं बढ़ता है। तो भले ही वो दुबला दिख रहा है, जैसे सर ने कहा कि बाकी चीजों में एक्टिव है, तो आप निश्चित रहिए कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। सर, बराबर। चूंकि अभी हम चर्चा के अंतिम मोड़ पर है, तो इस महत्वपूर्ण दिवस पर आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसा आपने जो लास्ट बताया वो बहुत ही महत्व की चीज आपने बताई, कि अगर बच्चे को खाना खिलाना है, बैलेंस फूड देना है, वो तो पक्का। उसको प्लेजेंट टाइप का बनाना हो दूसरा। तीसरा, उसको अलग अलग प्रकार का भोजन बना के देना है, वो तीसरा। और चौथा, उसकी पसंदीदा चीज पहले देनी है। और उसके बावजूद अगर बच्चा कम खाता है या कभी एक आध बार नहीं खाता है तो उसको जबरदस्ती नहीं करना है, युद्ध के जैसा वातावरण नहीं करना है, अनप्लेजेंट एटमोसफेयर नहीं करना है। अगर अनप्लेजेंट एटमोसफेयर करेंगे, युद्ध का वातावरण क्रिएट करेंगे, तो बच्चा आपसे दूर भागेगा और जो खाता है वो भी नहीं खाएगा। इसलिए बच्चे को हमेशा थोड़ा सा मस्का मार के, स्टोरी बोल के, इधर उधर की बातें करके, फुसला के उसको खिलाना चाहिए। और उसमें जो खाए वो उसके लिए इनफ है। उसको जबरदस्ती इतना ही खाना चाहिए, इतना ही टाइम पे खाना चाहिए, वो टाइप का प्रकार नहीं चालू रखना चाहिए। और तीसरी बात, कभी भी बच्चे को वीडियो या मोबाइल फोन या टीवी दिखाते दिखाते खाने की आदत न लगाए।
नहीं तो क्या होता है कि उसके सामने बैठ के बच्चे को समझता नहीं कि वो क्या कर रहा है, और वो या तो ज्यादा खा लेगा या तो कम खाएगा, और ये स्क्रीन टाइम भी बढ़ जाएगा। तो ये सब गलत आदतें भी नहीं लगानी है, और उसको जो पसंद है उसको प्लेजेंट एटमॉस्फेयर क्या करके प्यार से स्टोरिया बना के खिलाना बहुत जरूरी है। और इसको खिलाते समय माओ ने भी टीवी नहीं देखना है, ये तो इधर सीरियल चालू इधर बच्चों को खिलाए तो उसके मुंह में जा रहा है, नाक में जा रहा है, पता नहीं चल रहा है, तो वो भी चीज नहीं होनी ये चाहिए। बहुत बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने, क्योंकि हम जो बच्चे को सिखाना चाहता है वो हमें भी करना है। वी हैव टू प्ले लाइक इट्स ए रोल प्ले। अगर बच्चा देखेगा कि आप उसको ना बोल रहे हैं लेकिन वो खुद कर रहा है, तो उसको कंफ्यूज हो जाएगा मन में कि माँ बाप तो कर रहे हैं, मुझे क्यों ना बोल रहे हैं। इसलिए हमको हमेशा रोल मॉडल बनना है, रोल प्ले करना है और उसके साथ खिलाना है। सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे एक्सपर्ट के हमारे स्वभाव का वो व्यक्तित्व पहलू दिखाते हैं जो आमतौर से दिखता नहीं है। मैंने आपसे कहा कि जो भी आपसे मिलता है तो ये समझता है कि अगर दुनिया में मेरा कोई सबसे अच्छा दोस्त है डॉक्टर पारेख सर है, मैं उस विषय में आपसे बात नहीं करता। मैंने जो एक बात नोटिस की कि आप अपना नाम हमेशा डॉक्टर बकुलेश जैन पारेख लिखते हैं, यानी पिताजी का नाम उसमें जुड़ा होता है, इसका कारण क्या है? ये आपने बहुत ही मेरे दिल की बात कर दी। मैं अभी जो भी हूँ वो मेरे पिता और माँ के वजह से हूँ, और पिताजी में और माँ दोनों में मैं गुरुजन समझता हूँ। और आज टीचर्स डे है तो उसको मैं नमस्कार करता हूँ मेरा टीचर समझ के। मैं एक 8 साल पहले मेरे पिताजी को खो चुका हूँ। जब वो 81 ईयर्स के ओल्ड थे तभी आई लॉस्ट हिम। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरा पिताजी का नाम भी कायम रहे, और इसीलिए मैं मेरे नाम के साथ उनका नाम जोड़ता हूँ और बकुलेश जयंत पारेख लिखता हूँ। यानी जब भी मुझे कोई लेटर लिखे या बोले तो पिताजी का नाम भी बोला जाता है, और इसके जरिए उसका एक स्मरण मेरे मन में और सबके मन में कायम रहेगा। ये हेतु के साथ मैंने उनका नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है। सर, ये एक बहुत अच्छी सीख और लेसन आपने दिया है। एक बेटे की अपने पिता को इससे अच्छी श्रद्धांजलि कोई हो नहीं सकती। और आज स्वर्गीय पिताजी जहाँ कहीं भी हो तो ये देख के बड़े खुश होंगे कि हमारा बेटा इतनी तरक्की कर रहा है। और ये सब हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी कि आज हम जो कुछ है वो अपने माता पिता की वजह से, वो ऐसा माना जाता है कि माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं, उन्हें आप समुचित सम्मान दें। कोई अगर बात को समझा भी रहे हैं तो आपके भले के लिए कर रहे हैं। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी बातें करने, लेकिन समय की अपनी सीमा है, इसलिए आपसे विदा लेनी पड़ रही है। मित्रों, इसी के साथ हम कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं, इस आश्वासन के साथ कि अगले हफ्ते एक नए विषय पर एक नए एक्सपर्ट से आपसे बात होगी। और सर, आपने इतने सरल ढंग से, इतने रोचक ढंग से हमारा जो मार्गदर्शन किया है, इसके लिए हृदय से हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। मैं भी आपका आभारी हूँ डॉक्टर सतीश जी, और दूरदर्शन के भी मैं आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच।